सब्सक्राइब कीजिए हरिधर नरसिंह गुरु यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हरिनागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोरोना वायरस किस तरह से हमारी बॉडी में अटैक करता है और उसकी वजह से किस प्रकार से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और साथ ही हम बात करेंगे कि वैक्सीन किस तरह से कोरोना वायरस को हराने में कारगर साबित होता है और इस वैक्सीन की वजह से व्यक्ति स्वतः ही किस प्रकार से ठीक हो जाता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि कौन सी वैक्सीन सबसे ज़्यादा कारगर साबित होगी और कौन सी वैक्सीन हमको सबसे ज़्यादा लगवाना चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी जानकारियों को पाने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कोरोना वायरस किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है और यह वायरस सामान्यतः ड्रॉपलेट से फैलता है। ड्रॉपलेट यानी कि जब भी कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उसकी श्वास मार्ग से उसके कुछ अंश बाहर की तरफ एनवायरनमेंट में आ जाते हैं और वो अंश करीबन 6 फीट की दूरी तक जाते हैं। इसलिए सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल की गाइडलाइन कहती है कि दो व्यक्तियों के बीच की दूरी करीबन 6 फीट यानी कि 2 गज होना चाहिए। और हाल ही में जो रिसर्च हुई है उससे ये पता पड़ा है कि आजकल जो कोरोना वायरस है एयरबॉर्न भी होता जा रहा है, यानी कि यह वातावरण में करीबन 15 से 20 मिनट तक रह सकता है। यानी कि जब भी कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो करीबन वातावरण में 15 से 20 मिनट तक रहती हैं और उसके बाद में वो ज़मीन पर गिर जाती हैं। तो उस अवस्था में जब भी कोई सामान्य व्यक्ति श्वास लेगा तो 15 मिनट तक जो एनवायरनमेंट में वायरस है वो उस सामान्य व्यक्ति के द्वारा श्वास मार्ग से अंदर की तरफ खींच लिया जाता है और वह व्यक्ति कोरोना वायरस से ग्रसित हो जाता है। इसलिए कहा जाता है 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। देन उसके बाद में जो ड्रॉपलेट होती है 15 से 20 मिनट के बाद में किसी सतह पर गिर जाती है और जब भी वो सतह पर गिरती है और उस सतह को कोई भी सामान्य व्यक्ति छूता है तो वह व्यक्ति भी कोरोना वायरस से ग्रसित हो सकता है। इसलिए इससे बचने के लिए आपको अपने हाथ अच्छे से धोना चाहिए और धोने से पहले आप जो अपने हाथ होंगे वो कहीं पर भी टच नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में। सामान्यतः कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर में 2 भाग होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो बाहरी भाग होता है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, जैसा कि आप फर्स्ट डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं, जिसे स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है। और ये स्पाइक प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। और दूसरा भाग आता है आंतरिक भाग यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है स्पाइक प्रोटीन के द्वारा हमारी बॉडी में प्रवेश करता है और हमारी बॉडी के अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसकी कॉपी बनने लगती है। तो जनरेशन बढ़ाने के लिए जेनेटिक मटेरियल होता है और जबकि स्पाइक प्रोटीन अंदर एंट्री करने के लिए होता है। तो जैसे ही कोरोना वायरस किसी भी सामान्य व्यक्ति की श्वास मार्ग के द्वारा फेफड़ों में चला जाता है तो उन फेफड़ों में कोशिकाएं होती है और उन कोशिकाओं की बाहरी परत जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, तो उस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा कुछ ही चीज़ें अंदर जा पाती है, जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स यानी कि पोषक पदार्थ अंदर जा पाते हैं। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में ब्लू कलर की सरफेस देख रहे होंगे, तो ये ब्लू कलर की सरफेस ही क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब इस ब्लू कलर की जो सरफेस है इसमें कुछ उभरे उभरे से पार्ट हैं, तो इनको कहा जाता है रिसेप्टर्स। अब सेल मेम्ब्रेन के द्वारा तो कोरोना वायरस अंदर नहीं जा पाता क्योंकि वहाँ तो पोषक पदार्थ ही जाते हैं। अब कोरोना वायरस को सेल के अंदर जाना है तो उस अवस्था में
कोरोना वायरस इस रिसेप्टर से चिपक जाता है और ये रिसेप्टर इस कोरोना वायरस को सेल के अंदर खींच लेता है। अब जैसे ही कोरोना वायरस कोशिकाओं के अंदर एंट्री करता है तो कोशिकाओं के अंदर एक राइबोसोम नाम का कंपोनेंट होता है जो कि प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो इस तरीके से कोरोना वायरस राइबोसोम के कांटेक्ट में आता है और राइबोसोम्स स्पाइक प्रोटीन को अपना प्रोटीन समझकर उसका रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करता है, यानी कि जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं कोरोना वायरस के उसकी फ़ोटोकॉपी करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से फेफड़ों के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती है उसके अंदर ये कोरोना वायरस फैलता रहता है और धीरे धीरे ये कोरोना वायरस पूरी शरीर की कोशिकाओं में फैल जाता है और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित भाग होता है वो है फेफड़े। अगर देखा जाए तो सामान्यतः हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम होता है। इस इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडी नाम का चीज़ होता है। यह एंटीबॉडी हमारे शरीर को बाहरी चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करता है। बाहरी चीज़ें जैसे कि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, अगर कोई भी इन्फेक्शन हमारे शरीर में एंटर करता है तो उस समय यह एंटीबॉडी उस इन्फेक्शन से फाइट करने लगता है। अब इसमें दो कंडीशन क्रिएट होती हैं। पहली कंडीशन में क्या होता है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हमारा एंटीबॉडी उस इन्फेक्शन को मार गिराता है। दूसरी कंडीशन आती है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो उस अवस्था में हमारा शरीर के अंदर मौजूद एंटीबॉडी उस इन्फेक्शन को मारने में कारगर साबित नहीं होता है, यानी कि वो वायरस वो इन्फेक्शन हमारे शरीर के ऊपर भारी पड़ने लगता है। तो यही वाली कंडीशन क्रिएट होती है कोरोना वायरस में, क्योंकि हमारे शरीर में कोरोना वायरस का रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, उसकी फ़ोटोकॉपी बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगती है, जिसकी वजह से वो कोरोना वायरस हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने लगता है, हमारे इम्यून सिस्टम पर। तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, वो है कोरोना वैक्सीन। अब जैसे ही कोई भी व्यक्ति कोरोना वैक्सीन लगवाता है तो उस अवस्था में हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हमारा शरीर ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी बनाने लगता है और ये एंटीबॉडी कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर चिपक जाता है। अब स्पाइक प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उसके अंदर कोरोना वायरस को एंटर करवाने का काम करता है। अब इस स्पाइक प्रोटीन पर एंटीबॉडी चिपक जाता है तो कोरोना वायरस शरीर की कोशिकाओं के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा और इस तरीके से कोरोना स्वतः ही ठीक हो जाएगा। तो कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि कौन सी वैक्सीन कोरोना वायरस को हराने में कारगर साबित है। तो इंडिया के अंदर जितनी भी वैक्सीन हैं वो कोरोना वायरस को हराने में कारगर साबित हुई हैं। उसके अलावा बहुत सारी वैक्सीन है, जैसे कि फाइज़र वैक्सीन जो कि अमेरिका के अंदर बनती है। ये इंडिया के अंदर पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसका टेम्परेचर -70 रखना होता है और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। इसके अलावा स्पुतनिक वैक्सीन जो कि रशिया के अंदर बन रही है। उसके अलावा यूएनओ नोवावैक्स वैक्सीन जिसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके अलावा ऑक्सफोर्ड और जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, इसमें भारत में इसका नाम दिया गया है कोविशील्ड। ये भारत में नहीं बनी है लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में हो रहा है। उसके अलावा और भी कई सारी वैक्सीन हैं जो कि कारगर साबित हुई हैं। अब ये जितनी भी वैक्सीन है यह mRNA वैक्सीन है, यानी कि जो कोरोना वायरस के अंदर RNA होता है उसी की कॉपी इस वैक्सीन के अंदर होती है। जैसा कि इंडिया में एक और वैक्सीन है जिसका नाम है कोवावैक्सीन जो कि भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है। इस वैक्सीन में कोरोना वायरस के वीक फॉर्म को डाला जाता है और ये वायरस हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनने लगता है और ये जो वीक एंटीजन होता है, जो वीक वायरस होता है, उसको ये एंटीबॉडी मार गिराता है और जैसे ही मार गिराता है तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर का थोड़ा सा तापमान बढ़ने लगता है और जैसे ही शरीर का तापमान बढ़ता है तो ये तापमान स्वतः ही 1-2 दिन में कम हो जाता है, या आप इसके लिए पैरासीटामोल टेबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कई सारे लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो सकता है या नहीं। तो आंसर है यस। तो जी हाँ दोस्तों, वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो सकता है। अब इसका रीज़न क्या है। अब जैसे कि हमने वैक्सीन लगाया तो वैक्सीन लगाने की वजह से हमारे शरीर में
प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं और जैसे ही कोरोना वायरस हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारे शरीर में मौजूद एंटीबॉडी उस कोरोना वायरस को मार गिराता है। या उसके अलावा जो भी कोरोना वायरस होता है वो हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव नहीं डाल पाता है, यानी कि जब भी ब्लड सैंपलिंग करेंगे उसमें पॉजिटिव तो आएगा लेकिन हमारे शरीर पर वो कोरोना वायरस विपरीत प्रभाव नहीं डाल पाएगा। तो इसकी जो फर्स्ट डोज होती है, जैसे कि फर्स्ट डे आपने लगाया, उसके 28 दिन के बाद में आपकी सेकंड डोज लगती है कोरोना वैक्सीन की। तो इस समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी फर्स्ट डोज लगाते हैं तो 1-2 दिन तक हमारे शरीर में बुखार आना, ठीक है, ठंड लगना और हाथ पैरों में वीकनेस होना जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। और जैसे ही 28 दिन के बाद में आप सेकंड डोज लगवाने जाते हैं तो उससे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके शरीर में किसी प्रकार के कोरोना के सिम्टम्स तो नहीं हैं। अगर कोरोना के सिम्टम्स हैं तो आपको वैक्सीन नहीं लगवानी है, क्योंकि वैक्सीन के अंदर वीक वायरस या वायरस की कॉपी होती है। तो उस अवस्था में आपके जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो उस अवस्था में आपको कोरोना वैक्सीन नहीं लगवानी है। अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तभी जाकर आपको सेकंड डोज लगवानी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी भी प्रकार की क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।